ईरान की इजराइल को बड़ी धमकी और इजराइल पर सीक्रेट हथियार से हमले की धमकी है। ये हमला हुआ तो सीक्रेट हथियार से जवाब देंगे। ईरान की इस धमकी के बारे में एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने। उससे पहले जानिए किस तरीके से लगातार इस वॉर फ्रंट में ईरान की तरफ से इजराइल को बड़ी धमकियां मिल रही हैं और इजराइल पर सीक्रेट हथियार से धमकी को लेकर खबर है क्या, क्योंकि यहां यह कह दिया गया कि अगर हमला हुआ तो सीक्रेट हथियार से देंगे जवाब। अब आपको बताते हैं ईरान के पास कौन से ऐसे खुफिया हथियार हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि पश्चिम देशों को यह संदेह है कि ईरान ने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बना लिए हैं। हालांकि इसके ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कुछ देशों को लगता है कि ईरान की रणनीति यह है कि वो केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के जरिए हमले को अंजाम दे। इजराइल और पश्चिमी देशों को लगता है कि ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ देश और एजेंसीज को तो यह भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बन चुका है। ईरान ने अपनी नौसेना की क्षमताओं को सीक्रेट रखा हुआ है और विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान के पास कई तरह की गुप्त पनडुब्बियां हो सकती हैं जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं और ईरान की साइबर युद्धक क्षमताएं भी तेजी से विकसित हो चुकी हैं और ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ साइबर हमले भी करके बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। अब ईरान इजराइल की सरकारी एजेंसीज पर साइबर अटैक कर सकता है। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आपको बता दूं थोड़ी ही देर में तेल अवीव से मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें करने वाले हैं ज्वाइन। हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, आज खबर आ रही है कि ईरान ने भी कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो वो अपने सीक्रेट हथियारों का इजराइल के खिलाफ कर सकता है इस्तेमाल। लेकिन इस वक्त बेरूत से सुमित चौधरी मुझे नजर आ रहे हैं और सुमित, ग्राउंड रियलिटी बताएं, संभव हो तो तस्वीरें बताएं जिस इलाके में आप मौजूद है, वहां पर हुई एयर स्ट्राइक्स के बाद का मंजर क्या है। बिल्कुल सुरभि, सबसे पहले हम शुरुआत तस्वीरों से ही कर लेते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि मेरे ठीक पीछे जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेरूट का, एकमात्र एयरपोर्ट जो इस समय चल रहा है और उसके ठीक बगल में वो धाइया का इलाका है और वो है ये पूरा बेरूट का इलाका। यानी आप मानिए कि मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से आप पूरे बेरूट को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी ये आप देख सकते हैं। और वो जो इलाका यानी एयरपोर्ट के ठीक पास वाला जो इलाका है आप सब जिसे साउथ सब इस समय वहां पर भले ही शांति हो लेकिन रात भर वहां पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और हर रोज मैं आपको बताऊं सुबह 4 बजे तक लगातार एयर स्ट्राइक्स की आवाज बेरूट के हर कोने में आती है, हर गली में आती है और आप उसको आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिरकार इस समय बेरूट के ताज़ा हालात क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इजराइल दरअसल ये मन बना चुका है कि अब वो वैसे ही एयर स्ट्राइक्स धाइया के इलाके में करेगा, बेरूट के उन इलाकों में करेगा जो हिजबुल्लाह के गढ़ थे, जैसी एयर स्ट्राइक्स उसने हमास के खिलाफ गाजा में की थी। और आप निश्चित तौर पर मानिए कि अगले कुछ महीनों में हम शायद धाइया का या आसपास के इलाकों का हश्र या फिर उसकी तस्वीरें भी उसी तरीके की देखेंगे जो हम लगातार गाजा में देखते आ रहे थे। अब स्ट्रैटेजी इजराइल की समझ लीजिए, इजराइल दरअसल साउथ लेबनान के अंदर घुस तो गया है, वो बहुत करीबन 3 किलोमीटर के इलाकों में आकर उसकी सेनाएं बैठ गई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो बहुत स्लोली स्टेप इन कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार में जो कैजुअलिटी हुई इजराइल वो नहीं चाहता। इजराइल 2006 को रिपीट नहीं करना चाहता। इजराइल बहुत सोच समझकर स्ट्रैटेजिकली बहुत धीरे से मूव कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से एयर स्ट्राइक्स इन इलाकों में हो रही है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले आप इनके पीछे की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इनके रसद है, जो इनके कमांडर्स हैं, जो इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, जब तक आप उसको पूरी तरीके से फिनिश ना कर दें तब तक ग्राउंड फोर्सेस आगे की तरफ मूव ना करें। लेकिन इसके साथ हिजबुल्लाह की भी एक स्ट्रैटेजी है, वो भी अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है साउथ लेबनान के इलाके में। तो निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार ग्राउंड पर हमको देखने को मिल रही है और ये 1 महीने पुराना जो मैं 1 महीने पहले देख कर गया था बेरूट में या साउथ लेबनान में, ये तस्वीरें उससे बिल्कुल उलट है। 360 डिग्री चेंज हो चुका है और इस समय हालात ऐसे हैं कि लगातार यहां पर बड़ी लोकेशंस को इजराइल ने टारगेट किया है और इजराइल किस तरीके से ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है और किस तरीके से इंपॉर्टेंट ये है कि IRGC के हेडक्वार्टर्स तक उसके निशाने पर हो सकते हैं, इसको लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। कुछ और रिपोर्ट्स आपके सामने होगी, उससे पहले आपको बता दूं आप तेल अवीव पहुंच चुके हैं TV9 से हमारे संवाददाता मनीष झा। और मनीष, तेल अवीव की सीधी तस्वीर संभव हो तो दिखाएं और ये भी क्योंकि ये खबर मैंने बताई कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल को खुले तौर पर धमकी दे दी है कि अगर हम पर फिर से हमले को दिया अंजाम तो सीक्रेट हथियारों का होगा इस्तेमाल। बिल्कुल सुरभि, देखिए TV9 की टीम एक बार फिर इजराइल की धरती पर है, वो धरती जहां से लगातार मध्य पूर्व में एक नया सत्ता समीकरण
बनाया जा रहा है। और इस वक्त इजराइल में TV9 की टीम तेल अवीव से जेरूसलम के रास्ते में है। जब हम आपसे बात कर रहे थे उसी जेरूसलम में जहां पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये फैसला ले रहे हैं कि आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा, उसी जेरूसलम में जहां से इजराइल को यह तय करना है कि मध्य पूर्व के इस महासंग्राम में किस तरीके से इजराइल को सोच समझकर आगे बढ़ना है। जमीनी हालात क्या है इसकी एक रूपरेखा तो आपको सुमित ने बताई। देखिए मेरे दाहिने तरफ का जो हिस्सा है ये तेल अवीव से है और हम लोग अभी तेल अवीव से जेरूसलम के जो हाईवे है उससे होकर गुजर रहे हैं। और इस तरफ का जो हिस्सा इस वक्त हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखा रहे हैं, यहीं सामने में जेरूसलम है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। वहाँ दूर आगे मुझे जो पहाड़ की चोटी है वहाँ पर जेरूसलम सिटी साफ तौर पर दिखाई दे रही है पहाड़ी की चोटी में, और हम लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ बदल गया है इजराइल में भी। वो इजराइल जिसने 7 अक्टूबर 2023 को जब वो छत विछत हो गया था वहां से जिस तरह से उसने अपने एक रौद्र रूप का धारण किया है और इस वक्त बदले की भावना में जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ से जो युद्ध आगे बढ़ेगा उस युद्ध का रूप विकराल होगा, इस युद्ध के तहत विकराल होने की आप बात कर रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूंगी मनीष कि किस तरीके से पोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से ऑयल फील्ड और रिफाइनरीज निशाने पर बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक रणनीति रही है इस युद्ध के दरमियान कि किस तरह से आप ऑयल डिपो को, पावर प्लांट को या इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करें। ये हमने देखा था रूस यूक्रेन के युद्ध में भी, जहां पर लगातार दोनों तरफ से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऑयल डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते थे, लेकिन यही सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। मैं अगर कहूं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी इस मामले में पुतिन के स्टाइल में एयर स्ट्राइक करते हैं, ऑयल डिपो को टारगेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो दूसरे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट करते हैं। लेकिन जब मसला ईरान का होगा तो फिर उस वक्त आपको बड़ी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। वैसी स्थिति में जो F-35 फाइटर जेट हैं वो अगर वहां पर स्ट्राइक करने जाते हैं तो वहां पर बड़ी चुनौती आ सकती है। तो कौन सी होगी रणनीति, किस तरीके से इजराइल अब अगला वार करेगा, चाहे वो लेबनान में हो, सीरिया में हो या फिर ईरान पर हो। TV9 की नज़र उस पर बनी हुई है और हम लगातार तेल अवीव से, जेरूसलम से, गाजा से, नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों से ये रिपोर्ट करके बताएंगे कि इस वक्त इजराइल क्या कर रहा है, इस वक्त इजराइल क्या सोच रहा है, इस वक्त इजराइल के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना तीनों इस मामले में एकमत है कि अब ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए? क्या इजराइल के लोग इस बात को मानते हैं कि ईरान के साथ हमला करने के लिए, ईरान के साथ युद्ध करने की एक भारी कीमत चुकानी होगी? और ये सब फैसला कहाँ होगा? ये सब फैसला होगा ठीक वहीं हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सिटी जेरूसलम, जहां पर नेतन्याहू अपनी सरकार के बाकी मंत्रियों के साथ लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। बाकी मंत्रियों के साथ बातचीत की आपने बात कही है मनीष, संभव हो तो मनीष और सुमित आप दोनों मेरे साथ इस वक्त बने रहे, क्योंकि खबर बताना चाहती हूं कि किस तरीके से बाइडेन और नेतन्याहू के बीच आज फोन पर बातचीत को लेकर भी खबर है। और ईरान का मुद्दा, ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत संभव बताई जा रही है, जहां अमेरिका इजराइल की युद्ध नीति से सहमत नहीं है। और जिस तरीके से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से इसको लेकर दावा किया जा रहा है, खबर और क्या है इस बारे में डिटेल जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि क्या ये नेतन्याहू और बाइडेन के बीच तनातनी की खबर है? ये तनातनी कैसे सामने आ रही है? खबर डिटेल आपके सामने, अमेरिका की उस नाराजगी को लेकर जहां अमेरिका और इजराइल के बीच तनातनी की खबर को इस लिहाज से समझना जरूरी है कि अमेरिका इजराइल के बीच इस वक्त के हालात में नेतन्याहू और बाइडेन के बीच हफ्तों में जिस तरीके से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, इसको आधार बनाते हुए ये बात कही जा रही है। और दोनों नेताओं के बीच आज फोन पर बातचीत की संभावनाएं भी हैं। हालांकि अमेरिका ईरान पर इजरायली हमले के पक्ष में नहीं है, हमले के पक्ष में नहीं है, और अमेरिका पहले ही इजरायल को इस बारे में सचेत भी कर चुका है। नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उसके पावर प्लांट और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर टारगेट को लेकर खबर सामने आ रही थी, अमेरिका उसके सहमत नहीं था। अब इसी तनातनी को देखते हुए मनीष, आज होने वाली बातचीत पर नजर। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन बहुत मामले में सहमत नहीं है, लेकिन वो एक मामले में सहमत हैं, वो ये कि ईरान एक बड़ा दुश्मन है, ईरान एक बड़ा खतरा है और इसलिए ईरान को काबू में रखना पड़ेगा। बाइडेन की तरफ से अगर आप देखें तो गाजा के मामले में वो जितने तीखे तेवर अपनाते रहे उसकी तुलना में वो ईरान के मामले में थोड़े नरम रहते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका को कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना होगा। वैसे एक बात यह भी सही है कि बाइडेन कितने साथ दे ना दे, लेकिन नेतन्याहू यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। और ये बात उन्होंने गाजा पर हुए हमले के दरमियान भी बताया था, और ये बात वो ईरान के मामले में भी करने जा रहे हैं। एक बात तो तय है, देखिए मेरे पीछे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। अमित जरा दिखाइए, तमाम गाड़ियों को दिखाइए। देखिए इस वक्त तेल अवीव से जेरूसलम के रास्ते में मुझे ये लोकेशन मिली है। इस लोकेशन पर आप देखिए तमाम इजरायली लोग बैठे हुए हैं। इन सबसे जब मैं बात करके पूछता हूँ तो इनका कहना है कि लड़ाई तो होकर रहेगी, ईरान का सफाया करना होगा, क्योंकि ईरान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए इजराइल के एक एक व्यक्ति के मन में ये बात है कि अब अगर दोबारा से कोई 7 अक्टूबर जैसी घटना नहीं होने देना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि ईरान का सफाया करना, ईरान से जंग। और इसके लिए अब सवाल यह है कि क्या ईरान की सरकार के साथ ईरान के लोग भी सहमत हैं, हो ना हो, लेकिन एक बात दोनों सब समझ रहे हैं कि अगर इजराइल का अस्तित्व बने रखना है तो फिर इस बार आर पार की लड़ाई करनी होगी, और उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। तो जो इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इस तैयारी के लिए सोची समझी रणनीति अपनाई जा रही है, और हमला ऐसा होगा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की है। ये इजराइल के तमाम सुरक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं। बिल्कुल सुमित, मैं जल्द आपके पास भी आती हूं, क्योंकि बड़ी खबर अब है कि किस तरीके से अमेरिकी लड़ाकू विमान भी मध्य पूर्व और लाल सागर के ऊपर हवाई गश्त कर रहे हैं, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी अभी मनीष भी कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए अमेरिका क्या कदम उठा रहा है। यह गश्त हुती विद्रोहियों के हमलों के बाद शुरू की गई है, और हाल के दिनों में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और इजराइल को जिस तरीके से टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया है, हुती के हमलों की चपेट में अमेरिकी नौसेना के जहाज भी आए हैं। और इस हवाई गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाल सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही इस शिपिंग रूट को सुरक्षित रखना, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट के इस हालात की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका जिस तरीके से अपने फैसले ले रहा है, मध्य पूर्व और लाल सागर में अमेरिका की हवाई गश्त में कौन कौन से विमान शामिल हैं, यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि अमेरिका के विमान अत्याधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस हैं। ये विमान ड्रोन और मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों को पहचानने और नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं, और इसके साथ ही फाइटर जेट समुद्री खतरों से भी निपटने में कारगर है। इन विमानों की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में होती है। हवाई गश्त में शामिल ये विमान है F-35, F-16 और F-15। बड़ी बात सुमित, इस लिहाज से समझा दीजिए कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए इन तमाम प्रॉक्सीज के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में यमन को भी सीधे तौर पर टारगेट किया गया, लेकिन अब बॉर्डर एरिया से ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत से यह साफ हो गया है कि स्ट्रैटेजी में यह साफ है कि अब कैसे उन इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट करना है जहां से हिजबुल्ला ऑपरेट करता आ रहा है। आज की इस रियलिटी में ग्राउंड ऑपरेशंस का दायरा कितना बढ़ चुका है? देखिए बिल्कुल ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा अभी धीरे धीरे लिमिटेड रहेगा, लेकिन जब तक इजराइल, मैं आपको सीधे तौर पर कह रहा हूं, ये पीछे का एरिया यानी दहिया का एरिया को पूरी तरीके से फ्लैट ना कर दे, तब तक वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। और ये भी आप बात मान लीजिए कि ईरान के खिलाफ भी ऑपरेशन तभी स्टार्ट होंगे जब यहाँ से हिजबुल्लाह के पूरे पैर उखाड़ दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर आप इजराइल की स्ट्रैटेजीज को मॉनिटर करें, पिछले 1 साल में वो धीरे धीरे रहकर अपनी स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाता है। वो पहले चाहे वो गाजा के अंदर आप देख लीजिए, उनकी टनल नेटवर्क्स को, उनके कमांडर्स को मारा, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को मारा, और शायद अभी यही चीजें अब वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कर रहा है। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इनके लोकल लीडर्स हो, इनके कमांडर्स हो, इनकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को वीक कर देना, उसको तोड़ देना, और उसी के बाद ग्राउंड फोर्सेस के साथ अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड अप कर लेना। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, इजराइल जाएगा, अगर जाएगा तो ईरान के पास, और ईरान के अंदर भी उसके ऑपरेशन इसी तरीके के टैक्टिकल होंगे। फुल फ्लेज वॉर के अंदर इजराइल अभी नहीं जाना चाहता, और ये भी मान लीजिए कि इजराइल ने लगभग अपने 2 प्रॉक्सीज को ठिकाने लगा दिया है, उनको बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया है। और आने वाले वक्त के लिए आप मानिए कि अगला 2 जो ऑपरेशन होंगे वो हुती के खिलाफ भी होंगे, वो ईरान के खिलाफ भी होंगे। हुती के खिलाफ ऑपरेशंस को देखते हुए सुमित, आज खबर अमेरिकी विमानों की हवाई गश्त को लेकर भी सामने आई है, जो हम डिटेल दिखा रहे हैं। वहीं इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने का प्लान डाल दिया है, और अमेरिकी मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके आधार पर किए जा रहा दावा, जहां ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यह माना जा रहा था कि इजराइल जवाबी हमला कर सकता है और ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल के टारगेट पर है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ऐसे किसी भी हमले को अंजाम नहीं देगा। इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाने की योजना वापस ले ली है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि अब
इजरायल ने भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान टाल दिया है, लेकिन उसके निशाने पर ईरान की ऑयल फील्ड्स हैं, जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले सवाल के तौर पर मनीष के सामने कर रही थी। और मनीष, इसी के बाद आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि इजरायल ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमले कर उससे सबक सिखाना चाहता है। इस बारे में इजरायल की रणनीति क्या है, इस लिहाज से चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने, क्योंकि ये लोकेशंस ईरान की ऑयल फील्ड्स की हैं और ईरान की ये ऑयल फील्ड्स की लोकेशन के आधार पर मैं सवाल करूंगी, क्योंकि अबादान रिफाइनरी इसमें है, तेहरान की रिफाइनरी इसमें, पर्शियन गल्फ, बंदर अब्बास रिफाइनरी, बंदर अब्बास टर्मिनल, हॉर्मूज की खाड़ी, और यहां पर देखेंगे इस पूरे मिडिल ईस्ट को देखते हुए ईरान की जहां जहां पर रिफाइनरीज है, स्टार रिफाइनरी पर्शियन गल्फ में एक दिन में 4.5 लाख बैरल तेल निकालने की इसकी क्षमता है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट यहां पर है और एक दिन में 28 मिलियन बैरल तेल निकालने की क्षमता खर्ग टर्मिनल में। ये लोकेशन जितनी, मनीष, जिसका मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर जिक्र कर रही हूं, उस लिहाज से बस ये समझा दीजिए कि अगर आज दोनों के बीच में जो बाइडेन के साथ नेतन्याहू की बात होती है, ये साफ हो गया कि परमाणु फील्ड को टारगेट करने के फेवर में अमेरिका भी नहीं है, लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि इजरायल ईरान को टारगेट करने के लिए इन्हीं ऑयल फील्ड्स को टारगेट करेगा? देखिए, इजराइल के सामने सभी विकल्प खुले हुए हैं। भले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता हो या फिर अमेरिका का दबाव हो, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि जब मौका मिलेगा इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक करेगा। तेल जो ऑयल फील्ड्स हैं वो तो हैं ही। देखिए, इजराइल मौके की तलाश में है। आप सोचिए, इजराइल के पास F-35 की जो दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है वो है, जिसको कोई रडार पकड़ नहीं सकता है। लेकिन इजराइल के फाइटर पायलट का कहना यह है कि जब वही F-35 में आप बहुत सारे हथियार लेकर चलते हैं तो वैसी स्थिति में रडार उसे पकड़ लेता है, और इसीलिए खतरा होता है जब वो ईरान के उन किलिंग जोन में जाएगा, क्योंकि ईरान को भी पता है कि इजराइल के टारगेट क्या क्या हैं और उन्होंने उसी हिसाब से अपने एयर डिफेंस का चक्रव्यूह रचा है। इसीलिए ये इस तरह के डिसेप्शन आपको दिखाई देंगे। किसने सोचा था कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह चीफ को मारेगा? किसने सोचा था कि इजराइल बेरूत पर अटैक करेगा? यकीन मानिए, इजराइल को मौका मिलेगा तो वो तेहरान पर भी अटैक करेगा, वो ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक करेगा। हाँ, ये जो कहते हैं ना युद्ध में सब कुछ जायज है, तो युद्ध में डिसेप्शन भी जायज है। जहां आप कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मौका मिलने पर आप करते हैं। और मौके की फिराक में यहां सुमित हिजबुल्लाह भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने भी इजरायली सेटलमेंट्स तक पहुंचने की जो कोशिश की है, उसी के तहत दावे वो भी कर रहा है कि किस तरीके से इजरायल में भी लगातार वो स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है। देखिए, बिल्कुल एक बात तो तय है कि हिजबुल्लाह भले ही आप कह सकते हैं उसकी लोकल कमांडर्स या फिर उसके जो बड़े कमांडर्स थे वो न्यूट्रलाइज कर दिए हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को बर्बाद कर दिया, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी वो अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि इजराइल की सेना भले ही एयर स्ट्राइक्स में उनका एक अपर हैंड हो, वो लगातार बड़े अटैक्स कर रहे हो, लेकिन जब ग्राउंड की बात आती है तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज हिजबुल्लाह के लिए है कि वो इलाके देख चुका है, वो इस इलाकों में रह चुका है, इस इलाकों में जानता है, और यही वजह है कि वो इस इलाके में अपने आप को ट्रेन कर चुका है। तो ये सारी चीजें उसके फेवर में जाती है। इजराइल की सेना जब पहले 2 दिन अब अंदर घुसी तब उसको कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। यही सबसे बड़ी शील्ड, सबसे बड़ी ताकत है हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह इसी ताकत को ग्राउंड फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनाकर चल रहा है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि हिजबुल्लाह की अभी स्ट्रैटेजी, भले ही आप देखें कि वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर आप बिखर गए हैं, लेकिन वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज होने वाला है। चलिए, शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। स्टे सेफ। लगातार आपसे इन्हीं वॉर फ्रंट से खबरें लेते रहेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत में जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। सुमित चौधरी इस वक्त बेरूत से हमारे साथ लाइव हैं, जो लगातार हमें उन ग्राउंड रियलिटीज के साथ साथ आज की हकीकत की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दूं, तेल अवीव पहुंच चुके हैं TV9 सहयोगी मनीष झा, और तेल अवीव में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं उसकी सीधी तस्वीरें वो हमें दिखा रहे थे। आप दोनों का फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात सियासी खबरों की। महाराष्ट्र में बीजेपी की बंपर जीत का क्या आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी की बंपर जीत का क्या महाराष्ट्र में भी असर होगा? पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र को करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जाति को लेकर बड़ा हमला बोला है, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समाज में नहीं, सिर्फ हिंदू समाज में जाति देखती है। हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। हिंदू समाज में आग लगाती है कांग्रेस, मुस्लिम धर्म में जाति क्यों नहीं दिखती?
सिर्फ हिंदू धर्म में ही जाति देखती है कांग्रेस। कांग्रेस की नीति हिंदू जातियों को लड़ाओ की है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। तो आज की एक और बड़ी खबर, क्या हरियाणा में हार का यूपी उपचुनाव पर साइड इफेक्ट दिख रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 5 सीटों की मांग के साथ गठबंधन के प्रस्ताव पर कांग्रेस को जवाब दे दिया। सूत्रों से खबर यह है कि कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से जो 5 सीट चाहती थी उनमें फूलपुर और मंझवा भी थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आज नाम घोषित कर दिए। आपको बता दें, करहल से एसपी ने तेज प्रताप यादव और मिल्कीपुर से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, सिसामऊ से नसीम सोलंकी और फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों से खबर तो ये भी है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट कांग्रेस को देना चाहती है। एसपी में गाजियाबाद सीट कांग्रेस को देने में सहमति बनी है। अगर कांग्रेस एक सीट पर मान गई तो ही गठबंधन हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के ऐलान को लेकर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने बिना बातचीत किए लिस्ट जारी कर दी है। लखनऊ से विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और विपिन, ये महज पहला फैसला जरूर कह लें, लेकिन तनातनी की खबर पुष्टि करती है। जी बिल्कुल, लंबे अरसे से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर ये तनातनी चल रही थी और ये तनातनी हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त से ही चल रही थी। दरअसल हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर अहिरावल एक जगह है, वो यादव बाहुल्य इलाका है और वहां पर 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर यादव वोट करता है। इसमें से 9 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। इसीलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के महज 24 घंटे के भीतर
भीतर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस आलाकमान से इन सीटों, इन गठबंधन पर बिना कोई बातचीत किए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के उस प्रस्ताव को ठुकराती नजर आई जिसमें उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने हमें साफ किया है कि 1 सीट से ज्यादा समाजवादी पार्टी इस 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें 1 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं है और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की है सुरभि, उसमें से 5 में से 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो नेताओं के बेटे, बेटी, पत्नी, भाई, भतीजे हैं और इन तमाम सीटों पर अखिलेश यादव के द्वारा खाली की गई सीट करहल की वो विधानसभा सीट है जहां पर पूर्व सांसद और मैनपुरी से पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। चलिए नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। विपिन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अपराधियों का फोन ट्रेस करती है, लेकिन राजस्थान के भिवाड़ी में एक लेडी आईपीएस ऑफिसर का ही मोबाइल फोन ट्रेस किया जा रहा था और इस घटना में उनके अंडर काम करने वाले पुलिस वाले ही शामिल थे। भिवाड़ी की एसपी ज्येष्ठा मैत्री के मोबाइल लोकेशन को कुछ दिनों से ट्रेस किया जा रहा था। 6 अक्टूबर को एसपी ज्येष्ठा मैत्री को इसका पता चला। उनके मोबाइल फोन को कोई और नहीं बल्कि उनके ही विभाग के पुलिसकर्मी ट्रेस कर रहे थे। जब ज्येष्ठा मैत्री को इसका पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय से की। एसपी की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय ने विभागीय जांच भी करवाई। बाद में पुलिस मुख्यालय ने भिवाड़ी साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस वाले ऐसा किसके इशारे पर कर रहे थे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर एसपी ज्येष्ठा मैत्री हैं कौन और फोन ट्रेस होने पर उनकी तरफ से क्या कहा गया, उनके बारे में पहले जान लीजिए, क्योंकि पुलिस वालों ने जिस ऑफिसर का फोन ट्रेस किया, भिवाड़ी की एसपी ज्येष्ठा मैत्री 2017 की आईपीएस ऑफिसर हैं। और आपको ये भी बता दें कि भिवाड़ी के साथ साथ खैरतल और तिजारा जिले का अतिरिक्त कार्यभार भी देखते हैं। हालांकि 2018 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उदयपुर में एडिशनल एसपी नियुक्त की गई थी और फोन ट्रेस मामले पर अब ज्येष्ठा मैत्री का बयान भी सामने आ चुका है। अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही हूं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। मेरे ही विभाग के कर्मचारी मेरे मोबाइल से मेरी लोकेशंस को ट्रेस कर रहे थे और मेरी गतिविधियों पर जिस तरीके से नजर रखी जा रही थी, इसकी बात मैत्री की तरफ से कही गई है। ये जानकर वो हैरान हैं और निराश भी हुई हैं। हालांकि पुलिस से जासूसी पर अब जयपुर के आईजी रेंज अजय पाल लांबा की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ये जब ऐसी कोई घटना सामने आई है कि हमारी टेक्निकल सेल के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है, तो ऐसे में ये भी जरूरी है कि ये जो इंसिडेंट सामने आया है, इससे पूर्व में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो, तो उसकी जांच के लिए जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस इकट्ठा है उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई।